अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, अब उससे आगे। मृत्युंजय ने एक नज़र आद्या को देखा और दूसरी नज़र से दादी को, जो इस टाइम बच्चों की तरह मुंह बनाए खड़ी थी। जय के चेहरे पे दादी को देख स्माइल आ गई थी। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, आप नाराज न हो, जैसा आप कहें। आई एम सॉरी आद्या, मेरी वजह से तुमको दुख हुआ उसके लिए। हालांकि वो इस टाइम आद्या पे बहुत गुस्सा हो रहा था पर दिखा नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने जज्बातों को छुपाकर अपनी दादी को खुश किया। दादी मृत्युंजय के सिर पे हाथ फेर कर बोली, हमेशा खुश रहो हमारे बच्चे। एक बार फिर सब लोग आपस में बात करने के बाद और दूसरी तरफ चले गए। आद्या अभी कनक से बात कर रही थी, तभी उसे स्वाति आती दिखी। आद्या कनक को लेके स्वाति के पास गई और स्वाति को सभी से मिलाया। स्वाति सबसे मिलकर आद्या से एक तरफ जाने की बोली। आद्या और स्वाति इस टाइम अकेली हाल के एक कोने में थी, तभी आधा बोली, स्वाति तू यहाँ कैसे? जीजू ने बुलाया और बताया भी तेरा कारनामा। वाह यार, तू तो बहुत फास्ट निकली, मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाली। आद्या शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर रख रही थी, वो भी अपने पास्ट के पियोशी से। पाउटिंग स्मक, तू जय जीजू को गलत कहती थी और तू खुद क्या कर रही? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को किसी बाहरी को खराब करने का मौका दे रही थी। आद्या स्वाति की बात पे तो लगभग रो ही पड़ी और रोते हुए बोली, तू तो मुझे समझ, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे क्या पता था वो कामिना दिलीप मुझे इस्तेमाल कर रहा था। स्मक पाउटिंग रश्ड फेस, आधा ने आंखों में आंसू और क्रोध भरते हुए कहा, वो जो कर रहा था वो कर रहा, पर तू क्या कर रही? जय जीजू के साथ नज़दीकियाँ किस लिए बढ़ा रही थी? जब प्यार नहीं तो नज़दीकियाँ क्यों? तू प्यार उससे करती और नज़दीकिया नाम के पति के साथ पाउटिंग तू इतना कैसे गिर गई? आद्या, कोई तेरे दिमाग और दिल से खेल रहा था और तू उसके झूठ को न पकड़ पाए, और सबसे बड़ी बात तूने मुझे तक नहीं बताया। आद्या रोते हुए बोली, सॉरी यार, मैंने सब बिगाड़ दिया, मैं गलत थी, पर अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। जय और मेरे बीच की सारी गलतफहमियों की दीवार मिटाना चाहती हूँ। मैं जय के साथ अपने रिश्ते को जीवन भर ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। मैं जय का प्यार पाना चाहती हूँ, जय को प्यार देना चाहती हूँ, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो जी नहीं पाऊंगी। पहली बार जीवन में एहसास हुआ है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी और माँ बाबा सही थे। आज से मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मृत्युंजय के साथ अपने जीवन में सब ठीक करना चाहती हूँ। आद्या भरी पलकों के साथ दृढ़ निश्चय के साथ बोली, और मैं इस काम में तेरी पूरी हेल्प करूंगी, बशर्ते तू मुझसे सब बताएगी और कुछ भी छुपाएगी नहीं। आद्या रोते रोते भी मुस्करा कर बोली, हमारी दोस्ती की कसम, कुछ नहीं छुपाओगी। दोनों सहेली मुस्कुराकर गले लग गईं। लो भाभी भाई आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ अपनी सहेली के साथ अकेले में बात कर रही हो, कनक ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। स्मक आद्या बोली, अरे नहीं, वो तो बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। तुम बोलो, तुम्हारे भैया क्यों ढूंढ रहे हैं? वो भैया सारी मीडिया के सामने कुछ पिक देने वाले हैं इसलिए, और भाई अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मिलाने वाले हैं, और उसके बाद कपल डांस है, तो आपकी और भाई की भी बारी है। आद्या मुस्कुरा कर बोली, ठीक, चलते हैं। तो मृत्युंजय और आद्या दोनों साथ में खड़ी मीडिया को पिक दे रहे थे। ये देखकर शांति बुआ और माया चाची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पाउटिंग स्मर्क माया चाची बोली, दीदी एक बात बताओ, इस मृत्युंजय को हो क्या गया है? मतलब इस दो कौड़ी की लड़की के आगे पीछे इतना घूमता रहता है और उसकी कोई भी जरा सी दो बातें क्या गलत बोल दे, तुरंत सामने वाले को वही जवाब देता है। ये भी नहीं देखता सामने कौन है, और अब तो हद ही हो गई। आधे शेयर उसके नाम कर दिए, और आज की पार्टी में देख रही हो आप, उस लड़की को अपने बराबर में खड़ा करके क्या दिखाना चाहता है? ये कहीं से भी उसके बराबर की नहीं लगती, पर नहीं, इनको तो करनी मन की ही है। माया चाची की बात सुन के बुआ बोली,
कह तो तुम सही रही हो भाभी, अब तो लगता है मुझे पूछना ही पड़ेगा आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो जय इसको इतना सिर चढ़ा के रखता है। माया चाची और शांति बुआ दोनों ही आपस में बातें करके बोल रही थीं। लेकिन दीदी आप जय से डायरेक्ट कैसे पूछोगे? पता है न वो खुद के आगे किसी बोलने कहा देता है और कोई बोलता है तो उसे कितना सुना देता है। माया चाची बोली तो शांति बुआ कुटिलता से मुस्कुरा कर बोली, तुम शायद भूल रही हो भाभी, मैं उसकी शांति बुआ हुए, वो बुआ जिसमें उसकी जाने बसती है और जो मेरे किसी सवाल का बुरा नहीं मानता। पर फिर भी तुम बोल रही हो तो वजह भी मिल जाएगी सवाल पूछने की, बस तुम आद्या पे फोकस करो, मैं जय पे करती हूँ। इस बोल दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बातें करने लगी। तारानकन 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 तारानकन। आद्या अपने मृत्युंजय से दूर थोड़ा अपने माँ बाप और दीदी दीदी जीजाजी भाई भाभी सबके बिखरी थी। आद्या को एक बार फिर सब लोग समझने लगे कि अब कोई गलती न करें। आद्या ने सबकी बात सुनी और उनको पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि वो अब सब ठीक कर देगी। काफी देर बातें करने के बाद सभी मेहमान जाने लगे। आद्या के घर वाले भी सबसे मिलकर अपने घर के लिए निकल गए। आद्या अब दादी और माँ के साथ बातें कर रही थी, तभी माया आद्या के पास आई और बोली, चलो आद्या, तुमको आज के मृत्युंजय के खास मेहमान की वाइफ से मिलाती हूँ। और ऐसा कह के बिना आद्या की हाँ सुने अपने साथ ले गई। माया चाची जहाँ आद्या को लेकर आई वहाँ पहले से ही मृत्युंजय था, वो भी अपने खास मेहमान से बात कर रहा था। माया चाची ने आते ही आद्या से कहा, आद्या इनसे मिलो, ये है मिसेज कुकरेजा। और मिसेज कुकरेजा ये है आद्या वाली, तो आपको पता ही होगा कि ये कौन है। मिसेज कुकरेजा ने जैसे आद्या को हेलो कहा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक वेटर ड्रिंक लेके आया। मिसेज कुकरेजा ने 2 गिलास लिए, एक अपने हाथ में रखकर दूसरा आद्या की ओर बढ़ा दिया। आद्या मना कर रही थी कि वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन इस न के चलते वो वाइन का पूरा ग्लास मिसेज कुकरेजा की ड्रेस पे गिर गया। ड्रेस खराब होते ही माया चाची गुस्से में बोली, आद्या क्या बदतमीजी है ये, नहीं करती ड्रिंक तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की इस तरह इंसल्ट करो। मृत्युंजय ने वाइन गिरते टाइम नहीं देखा, लेकिन मिसेज कुकरेजा की ड्रेस देख के वो आद्या को गुस्से में देखने लगा। माया चाची आग लगा चुकी थी मिसेज कुकरेजा के नाम से। मिसेज कुकरेजा थोड़ा मायूस होकर बोली, कोई बात नहीं, आप ड्रास साफ करने से बेहतर है कि हमको जाना चाहिए, वैसे भी पार्टी खत्म हो चुकी है। और इस कह के वो अपने पति के साथ वहां से चली गईं। जय गुस्से से आद्या को देखने लगा। आद्या जय के गुस्से के फेस को देख अंदर ही अंदर डरने लगी। आद्या की गलती की वजह से मृत्युंजय पहले ही गुस्से में था, लेकिन अब मिसेज कुकरेजा के साथ हुई इस हरकत से मृत्युंजय और चिढ़ गया था। वो गुस्से बहा से बाहर आ गया। आद्या उसके पीछे पीछे भाग कर आ रही थी। आज ही तो उसने इस रिश्ते को निभाने की कसम खाई और आज ही वो फिर से मृत्युंजय के सामने गलत नहीं हो सकती। आद्या मृत्युंजय तक जाती, तब तक शांति बुआ गाड़ी के पास जाकर उसमें बैठने लगी। मृत्युंजय ने गुस्से को जब्त करके हल्के प्यार से गेट खोल दिया बुआ के लिए। आद्या जो मृत्युंजय को समझाना चाह रही थी वो गाड़ी के पास आई और शांति बुआ के आगे आकर उनको गाड़ी में बैठने से मना करते हुए बोली, बुआ प्लीज आप जाकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाए, मुझे जय से अकेले में कुछ बात करनी है। आद्या ने डरते डरते कहा, जिस पर बुआ की भौहें तन गईं। वो गुस्से में जय को देखने लगी जो अभी फोन पे किसी से बात कर रहा था। बुआ गुस्से में वहां से चली गईं और आद्या वो जय के साथ गाड़ी में अकेली घर के लिए निकल लिए थे। जय पूरे गुस्से में था पर कुछ बोल नहीं रहा था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। वो सामने देख रहा था और आद्या उसे। गाड़ी में शांति थी। आद्या शांति को चीरते हुए बोली,
मृत्युंजय, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस गलती से मेरे हाथ से ड्रिंक छूट गई और उनकी सारी ड्रेस खराबा हो गई, पर मैं फिर भी सॉरी डेडपैन फेस पेंसिव फेस बोलती ही। मेरी वजह से तुम्हारे गेस्ट का अपमान हुआ। आद्या डरते डरते अपने पतले कपते होठों से बोल रही थी कि अचानक से उसे जोर का झटका लगा। आद्या अपनी जगह से आगे की तरफ झुक गई। आद्या ने अपनी घनी पलकों को उठाकर सामने देखा तो घर के गैराज को देख वो मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़कर कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने वाली थी कि तब तक मृत्युंजय गाड़ी का गेट खोलकर बाहर जा चुका था। आद्या थके बोझल कदमों से गाड़ी से बाहर आई और फिर से मृत्युंजय का नाम पुकार पाती उससे पहले ही उनके पीछे सारी गाड़ियां आ गई थीं। आद्या के शब्द उसके कंठ में ही ठहर गए। आद्या ने गहरी सांस ली और मृत्युंजय से कुछ कदमों की दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे घर के अंदर जाने लगी। मृत्युंजय अभी घर की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाता उससे पहले कि एक जोर की आवाज गूंजी, जिसे सुनकर मृत्युंजय के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे पलटकर देखा और सवालिया नजरों से शांति बुआ को देखने लगा। शांति बुआ ने उसे गूंजती हुई आवाज में नीचे आने का आदेश दिया। माया चाची के अलावा घर के किसी भी सदस्य को नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है और होने क्या वाला है। सब लोग शांति बुआ को देखने लगे। जय नीचे उतरकर शांति बुआ के पास आकर बहुत ही विनम्र तरीके से अपनी कर्कश आवाज में बोला, क्या हुआ बुआ? शांति बुआ गुस्से में थी, इसलिए मृत्युंजय के सीधे से सवाल से भी गुस्सा होकर बोली, ये तू पूछ रहा है जय? क्या तुझे नहीं पता क्या हुआ है? और तू मुझसे क्या सवाल करता है? आज मैं तुझसे पूछती हूँ सारे घर वालों के आगे कि आखिर तुझे क्या हुआ है जय? तू इतना कैसे बदल गया? तू कैसे चीज़ों को इतना टॉलरेट करने लगा? तेरे सामने ही सब होता है और तू हमसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है? तू अपना बता, तुझे क्या हुआ है? क्यों तुझे इस लड़की की गलती दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती? आद्या का जिक्र होते ही दादी, जो अब तक खामोश खड़ी थी, वो आगे आकर बोली, शांति तुमको पता है न तुम क्या बोलने जा रही हो और किसके बारे में बोलने जा रही हो? शांति बुआ गुस्से से बोली, माँ थोड़ी देर के लिए चुप होकर सब सुन लो, उसके बाद बोलना। शांति बुआ वापस से मृत्युंजय को बोली, जय क्या तू इस लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे इसके अलावा कहीं कुछ दिखता ही नहीं? जो जय एक छोटी सी गलती पे भी किसी को नहीं छोड़ता था, आज वो एक लड़की के पीछे ऐसा दीवाना हुआ है कि उसे उस लड़की में कोई कमी नजर ही नहीं आती। आज मिसेज कुकरेजा के साथ इस लड़की ने क्या किया तुमने सब देखा, फिर भी तुम चुप रहे। और उसके बाद उसने तुम्हारे सामने ही मेरी इंसल्ट की गाड़ी में बैठने से रोककर, फिर भी तुम चुप हो क्यों जय? क्यों? क्या तुम उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हो? इस लड़की से शादी करके तुम सब भूल गए हो जय? अब तुमको इस लड़की के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तुम सब भूल गए। शांति बुआ बेहद गुस्से में बोल रही थी। उसका एक एक वर्ड मृत्युंजय के कानों में गूंज रहा था। वो अपने आप को काबू में करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों की मुठियां बनाकर भींच ली थी। गुस्से से उसकी आंखें बंद हो गई थीं, किंतु शांति बुआ के कहे आखिरी वर्ड उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली, जो इस समय खून की तरह लाल हो चुकी थीं। माथे की रेखाएं उभरकर बाहर आने को उतारू हो रखी थी। उसके होंठ अभी भींचे हुए थे। तभी वो जोर से चिल्ला कर बोला, कुछ नहीं भूला मैं, कुछ भी नहीं, सब याद है मुझे। मृत्युंजय ये सब इतनी तेज बोल रहा था कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। उसकी गुस्से से लाल आंखों को देखकर एक बार तो सभी घर वाले भी डर गए। मृत्युंजय ने पूरे जोश और गुस्से से अपने आपे से बाहर आते हुए कहा, कुछ भी नहीं भूला मैं और न कभी भूल पाऊंगा। और इस लड़की के पीछे मैं कोई दीवाना नहीं हुआ हूँ और न इसकी गलती को मैं इग्नोर करता हूँ। इसको इसकी गलती की सजा हर बार मिलती है और इसकी सबसे बड़ी सजा तो इसको मुझसे शादी करके मिली है।
और मैं हर दिन हर पल इसको सजा देता हूँ, न कि इसको प्यार करता हूँ, और ये जिंदा रहेगी तब तक सजा भुगतेगी, तब जाकर शायद मेरे भाई मयंक की आत्मा को शांति मिले। मयंक का नाम सुनते ही सारे घर वाले आश्चर्य से मृत्युंजय को देखने लगे। शांति बुआ तो इस नाम को सुनते ही बिरजी की पूर्ति से भी ज्यादा तेजी से मृत्युंजय के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर भरे गले से बोली, क्या बोला तू मयंक के बारे में? बोल ना, क्या बोला तू अभी अभी मेरे बेटे मयंक के बारे में? मृत्युंजय गुस्से और नफरत के साथ आद्या को देखने लगा और वो सब चीजें उसको फिर से याद आने लगी। मृत्युंजय अपनी ऑफिस में बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था कि अचानक से उसके फोन पे मयंक के नंबर से फोन आया। मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए फोन की स्क्रीन को देखा और वो अभी हेलो कहने के लिए अपने होंठ खोलता उससे पहले ही उधर से किसी की घबराई हुई आवाज आई, भाई आप जल्दी आइए, जल्दी आकर मयंक को देखिए, मयंक टेरेस से कूद गया है, उसको बहुत खून बह रहा है, वो शायद बच। सामने वाले ने इतना ही बोला कि मृत्युंजय घबरा कर बोला, कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी आकर बचा लूंगा। इतना कहकर मृत्युंजय बिना किसी को कुछ बताए वो भागकर अपने भाई के पास जाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो भागते भागते हॉस्पिटल के अंदर गया और अपने भाई के रूम के पास जाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने देखा एक आईसीयू रूम में बेड पे मयंक लेटा हुआ है, उसके सिर के चारों तरफ खून भी खून बह रहा है, उसके सारे कपड़े खून से लाल हो रखे हैं। ये सारा नज़ारा देखते ही मृत्युंजय की तो जैसे सांस ही अटक गई। तभी उसके पास मयंक का दोस्त आया और बोला, संभालिए भाई अपने आप को। मृत्युंजय ने एक नज़र खुद को देखा, फिर उस लड़के को देखने लगा। उस लड़के ने धीरे से जवाब दिया, वो फ़ोन मैंने ही किया था, मयंक के फ़ोन से। मृत्युंजय कुछ ना बोल पाया। तभी डॉक्टर बाहर आए। मृत्युंजय अपनी जगह से उठा और भागकर डॉक्टर के पास गया और बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना मेरा भाई? वो ठीक तो हो जाएगा ना? मृत्युंजय ने कैंपते होंठों से कहा। अभी वो कुछ और भी बोलता उससे पहले ही घर वाले आ गए थे। शांति बुआ रोते हुए भागकर वहां आई और रोते रोते बोली, कहाँ है मेरा मयंक? कैसे हुआ ये सब? वो दुख दर्द से ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। पीछे से आकर उनको दादी और माया चाची ने संभाला। सबको देख डॉक्टर बोला, देखिए ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, चोट उनके सिर में लगी है जिससे हेड इंजरी हुई है, और सिर के पिछले हिस्से में चोट है बहुत गहरी, जिसकी वजह से वो अभी बहुत गहरी बेहोशी में है और अभी उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। देखें अभी आगे 2 घंटे में वो क्या मूवमेंट करते हैं। सभी लोग अभी डॉक्टर से बात कर ही रहे कि आईसीयू रूम में पीपी की आवाजें शोर करने लगी। मॉनिटर की स्क्रीन पे आड़ी तिरछी रेखाएं सीधी होने लगी थीं। आईसीयू से नर्स जोर से चिल्लाई, डॉक्टर कम फास्ट। डॉक्टर के भागते ही सभी लोग घबरा कर रूम के अंदर देखने लगे। अंदर डॉक्टर अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहे थे, पर अब मॉनिटर की स्क्रीन पे सभी रेखाएं सीधी हो चुकी थीं। नस के साथ डॉक्टर सिर झुकाए बाहर आए और दबी और दुख भरी आवाज में बोले, सारे मिस्टर राठौर, हम आपके भाई को नहीं बचा पाए। डॉक्टर के इतना बोलते ही शांति बुआ धम्म से बही बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थीं। आगे का भाग अगले वीडियो में।